नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सरकार दालों और चावल दोनों ही मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार एमएसपी पर दालों की खरीदारी करेगी और चावल के टुकड़ों की हिस्सेदारी एफसीआई के स्टॉक में कम करेगी। इसके क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं इंडस्ट्री और कंज्यूमर दोनों पर ही, यही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात चावल की कर लेते हैं और हमारे साथ एग्री कमोडिटी ट्रेडर राजेश पहाड़िया जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार। कैसे देखते हैं आप ये खबर जहां पर जो पीडीएस में चावल बिकता है उसकी क्वालिटी सुधारने की बात की जा रही है, कुछ चावल यहां पर जो बैड क्वालिटी है उसको एथेनॉल में लेकर जाया जाएगा। पहले तो इंडस्ट्री इसे कैसे देख रही है? देखिए, ब्रोकन का जनरेशन बढ़ेगा इसके अंदर में, बट ये आउटपुट जो है अगर इथेनॉल को ही डायरेक्ट इथेनॉल इंडस्ट्री को ही अगर डायरेक्टली मिलेगा तो एक्सपोर्ट्स के लिए और इंडस्ट्री के लिए कोई बेनिफिशियल ही नहीं है। आज की तारीख में हम लोगों की जो ग्रेडिंग की पॉलिसी थी या एफसीआई का जो सीएमआर का प्रोक्योरमेंट था 25% व्हाइट राइस पे और 10% पार्बोल्ड राइस पे, ये बहुत पुराना है, 1990s के टाइम से ये चला आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली क्या इसके अंदर में अपग्रेडेशन हुआ, मशीनरीज के अंदर में ग्रेडिंग ब्रोकन की बहुत कम रिड्यूस हुई। जो एक्चुअल ब्रोकन जो रियलाइज होता था वो तकरीबन घट के 12-13% हो गया था। तो आज जिस हिसाब से इंडस्ट्री की मशीनरीज ने अपग्रेड किया, हमारे सिस्टम ने उसको मैचअप नहीं किया। अब चूंकि गवर्नमेंट चाहती है कि भी पीडीएस के अंदर में हम बेटर क्वालिटी दें टू द कंज्यूमर्स डायरेक्टली, तो वो अपना 25% की जगह में 10% या 5% व्हाइट राइस पे और 10% पार्बोल्ड राइस पे अपग्रेड कर रहे हैं। इसमें आउटफ्लो जो ब्रोकन का एडिशनल डिमांड आता था थ्रू द सीएमआर मिलर्स, वो कम हो जाएगा, बिकॉज उसके लिए मिक्सिंग में जो मिलर्स यूज करते थे वो आपको अवेलेबल हो जाएगा टू द डोमेस्टिक मार्केट। यहां से मार्केट थोड़ा सा टूटता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज 10% 20% एडिशनल ब्रोकन का जनरेशन जो यूटिलाइज नहीं हो रहा था वो यूटिलाइज होना चालू हो जाएगा। तो ये 10-20% आप कहेंगे ओपन मार्केट में आ जाएगा या फिर ये पीडीएस में चला जाएगा? नहीं, ओपन मार्केट में आएगा मनीषा जी, बिकॉज पीडीएस में तो हम ग्रेड करके 5% देंगे ही। जी। मिलर के पास में जो क्वांटिटी रहेगी वो मिलर उसको ओपन मार्केट में बेचेगा, गवर्नमेंट तो खरीदने वाली है नहीं टुकड़ों को। तो राजेश जी कितना प्राइस डिक्लाइन हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कितनी मांग है ब्रोकन राइस की भारतीय बाजारों में? देखिए, तकरीबन 2.4 मिलियन टन अभी ओएमसी मार्केट्स वालों को दिया है होल राइस, विच इज जी। उसकी जगह में आप ये समझ लीजिए कि अगर हम 100% ब्रोकन देते हैं तो वो बेटर क्वालिटी जो थी वो एक्सपोर्टेबल या फिर कंज्यूमर्स के लिए यूज हो जाती। बट टेक्निकली वो ब्रोकन की जगह में होल राइस गया है, अब उससे हम इथेनॉल बना रहे हैं। तो आप ये समझिए 2.4 मिलियन टन तो सामने सामने ही रिक्वायरमेंट है हमारे पास में, अगर हम सिर्फ ब्रोकन ही दे देते। और कितना प्राइस डिफरेंस है इन दोनों ही ग्रेडिंग्स में? एक 25% टुकड़े के साथ में है और एक 100% टुकड़ा है, और दोनों का आउटपुट इथेनॉल के अंदर में सेम है, तो कोई फर्क ही नहीं। प्राइसिंग डिफरेंस पूछ रही थी मैं आपसे। अगर इंडियन मार्केट्स में ये आता है तो इंडियन कंज्यूमर्स के लिहाज से अगर अभी इसको उस व्यू पॉइंट से देखें तो क्या प्राइसिंग में फर्क पड़ जाएगा? 100% ब्रोकन आज की तारीख में 20 से 25 रुपए किलो में अवेलेबल है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एंड 30 टू 31 रुपीज के बीच में 25% ब्रोकन अवेलेबल है। तो 5 रुपए का गैप है, बिकॉज वो वैल्यूएशन कम हो जाती है। आज एफसीआई जो 25% प्रोक्योर करती है तो 5 रुपए एक्स्ट्रा पे करती है फॉर दैट 25%। वो मिलर को उसमें नुकसान होगा, क्योंकि वो एडिशनली 5% जो ब्रोकन है उसको रिटेन करना पड़ेगा और उसको 67% की जगह में 72% ब्रोकन व्हाइट राइस देना पड़ेगा। और आप कहेंगे डिमांड है पर्याप्त, ये सारा का सारा खप जाएगा राजेश जी? आराम से मैडम, चिंता ही मत करिए उसके लिए। वहां नहीं होगा तो सेनेगल खड़ा हुआ है हमारे पास में, बहुत बड़ा भाई है। ऑलराइट, एक फाइनल सवाल आपसे। अब यहाँ से क्योंकि ये एक्स्ट्रा राइस मार्केट्स में यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, ओवरऑल हम जानते हैं कि एशियन मार्केट्स में अगर आप चावल के प्राइसेस देखें तो वहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। इंडियन मार्केट्स में क्या पैरिटी है इंटरनेशनल के अकॉर्डिंगली, और यहाँ से अब प्राइसेस को लेके क्या सेंस है? देखिए, आज की तारीख में पाकिस्तान, म्यांमार और वियतनाम ने $280 से लेके अप टू $310 के बीच में ऑफर छोड़ा हुआ मार्केट में, डिफरेंट वेराइटीज का। इंडियन कॉस्ट जो है 100% ब्रोकन की नथिंग लेस देन 330, वो भी मैं कॉस्ट बता रहा हूँ विद नो प्रॉफिट, $330। तो हमारा जो गैप है $20 से $30 का है। चूंकि पाकिस्तान ने बेटर क्वालिटी यानी कि 5% पहले बेच दिया था, तो उनका ब्रोकन जनरेशन स्टॉक्स में पड़ा हुआ है, तो उनको उसको लिक्विडेट करना है। सेकेंडली, वियतनाम ने भी वही काम किया कि उसने 5% अपना मलेशियन मार्केट को और फिलिपिनो मार्केट को बेचा, तो उनका भी ब्रोकन जनरेशन एक्स्ट्रा हुआ है। साथ साथ के अंदर में अगर पाकिस्तान और वियतनाम का कार्गो अगर कंप्लीट भी होगा
तो इट इज गोइंग टू टेक मिनिमम 1.5 मंथ। जब पुराने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होंगे, पुराने ब्रोकन के सौदे उनके पूरे होंगे, तब जाके इंडिया का नंबर लगेगा। और इंडिया वॉल्यूम का प्लेयर है, और वॉल्यूम के साथ में जो वेस्ट अफ्रीकन मार्केट्स है, जैसे अपना माली है, गाम्बिया है, सेनेगल है, उन सब मार्केट्स के अंदर में हम लोग को ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फेयर पॉइंट दैट। राजेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और वो तमाम नंबर्स, क्या इम्पैक्ट रह सकता है इंडस्ट्री के लिहाज से एक्सपोर्ट में और कंज्यूमर्स के लिए भी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए भी। वेल, ये तो बात हुई चावल की, लेकिन बात अब यहाँ पर दाल की कर लेते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि सरकार यहाँ पर MSP पे अच्छी खासी दाल की खरीदारी करती हुई नजर आ सकती है। हमारे साथ IPJ के विमल कोठारी जी हैं। विमल जी नमस्कार। काफ़ी समय से सरकार इसे कह तो रही ही है, और अब ऑलमोस्ट एक अनाउंसमेंट जैसा भी हमने यहाँ पर आता हुआ सुना है। जहाँ तक दालों की बात है, जितनी खरीदारी की बात सरकार कर रही है प्रोक्योरमेंट के तौर पर, आप उसे कैसे देखते हैं, और क्या वो नंबर सबसे तो पहले अचीव होते हुए दिखते हैं? धन्यवाद मनीषा जी, आपने शो पे आमंत्रित किया। देखिए, सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि हम 45 लाख टन दालें MSP पे खरीदेंगे, विभिन्न दालें। और ये मैं समझता हूँ कि अच्छी सोच है, अच्छा कदम है, क्योंकि ये एक अच्छा मौका है सरकार को बफर क्रिएट करने के लिए। इसमें जो अनाउंसमेंट हुआ उसमें 21.5 लाख टन, 21.5 लाख टन चने को खरीद करने की बात है, और 9.5 लाख टन लगभग मसूर को खरीद करने का प्रपोजल है, और 13 लाख टन तुअर को खरीदने का प्रपोजल है, और 1.5 लाख टन उड़द का प्रपोजल है। तो मैं समझता हूँ इस तरह मिला के 45 लाख टन टोटल दालों का खरीदने का अनुमान है। इसके अलावा राजस्थान में 4 लाख टन चने का अलग से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोक्योरमेंट की बात चल रही है। अभी तक राजस्थान गवर्नमेंट का कंफर्मेशन नहीं आया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर सरकार ये बफर क्रिएट करती है, ये तो बहुत हमारे लाभदायक होगा, क्योंकि जो 2 साल में हमने देखे प्राइसेज काफ़ी बढ़े थे। तो सरकार को एक अच्छा कदम है कि वो बफर क्रिएट करके रखे, ताकि कभी भी अगर दामों में वृद्धि हो, दालों के दामों में वृद्धि हो, और हमारा जो उत्पादन है वो काफ़ी इरेटिक है, क्योंकि जो सारी दालें हैं वो रेनफेड एरियाज में ग्रो होती है, और एक खराब मानसून हमारे सारे सीजन जो सप्लाई को जो डायनेमिक्स है उसको पूरा चेंज कर देता है। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा कदम, और सारी दालें जो MSP के नीचे अभी हैं, तो इससे किसानों को भी उनको भी एक बहुत मदद मिलेगी कि उनके उनको कि सरकार MSP पे खरीदेगी। लेकिन जो सरकार ने जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जो येलो पीस का किया था, जो मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी मैंने बताया था, उससे जो भाव पे है काफ़ी असर पड़ा है। ऑलरेडी प्राइसेस जो है चने के जो हैं, अराइवल भी अब होली के बाद होनी शुरू हो गई है। आज अच्छी अराइवल है राजस्थान में, MP में, और ये अराइवल धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। चने के भाव मंडियों में 4900 रुपये से लेकर 5300 रुपये तक के भाव है, जबकि हमारे MSP जो है 56.5 रुपये है। तो इसलिए सरकार को बहुत जरूरी है कि किसानों से MSP में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में माल वो प्रोक्योरमेंट करें। चने का, मसूर में इन्होंने सरकार का जो अभी अनुमान आया है कि लगभग 18 लाख टन हमारे यहाँ प्रोडक्शन होगा, जबकि सरकार ने 9.5 लाख टन का एक प्रावधान रखा खरीदने का। मैं समझता हूँ कि इस भाव में जो मसूर है, जो अभी MSP पे ओपन ट्रेड कभी भी जो ट्रेड है वो कभी इसको नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि ट्रेड के भाव जो है लगभग अभी 59-60 रुपीज़ के हैं। सरकार ने 10% ड्यूटी लगाई थी, लेकिन उस ड्यूटी का कोई असर नहीं हुआ है, और ड्यूटी पूरी की पूरी प्राइस में एब्जॉर्ब हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि जो अब और मसूर की जो अराइवल्स है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अब चूंकि होली के बाद हमारा अनुमान था कि इसकी अराइवल बढ़ेगी, तो अब धीरे धीरे अराइवल बढ़ती जाएगी। सरकार 9.5 लाख टन खरीदेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार को इसमें और खरीदने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि या तो वो ड्यूटी बढ़ाएं ताकि वो जो हमारा लैंडिंग कॉस्ट है वो MSP के आसपास हो, तो ट्रेड उसको खरीदेगा। नहीं तो फिर सरकार को ये जो जैसा सरकार ने वादा किया है किसानों से कि हम MSP के नीचे आएगा, तो हम अगर भाव आएंगे तो हम जरूर सारी की सारी दाल खरीदेंगे। और एब्सोल्युटली विमल जी, एक और चीज़ यहाँ पर, अब जो 45 लाख टन का जो आंकड़ा है, ये पिछली बार हमने 2017-18 में आता हुआ देखा था। आपको लगता है, एंड ऑफ कोर्स इस बार तो जिस तरह से आपने कहा कि जिस तरह से सरकार की जद्दोजहद रही है कि भाव नीचे रहे, बहुत सारी दाल आए, सरकार को प्रोक्योर करने को भी मिले, क्या वो अब सारे पीसेस ऑफ द पजल सेट हो रहे हैं? सरकार कर लेगी उतना प्रोक्योर, हम प्राइसेस में एक सपोर्ट आता हुआ देखेंगे आगे जाकर? देखिए, सरकार अगर खरीदती है तो जरूर प्राइस को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन यही $1 मिलियन क्वेश्चन है कि सरकार कितना खरीद पाएगी। जैसा कि तुअर की जो क्रॉप है वो दिसंबर में शुरू हो गई है, और 3.5 महीने निकल गए हैं। सरकार ने अभी तक लगभग 1 लाख टन माल खरीदा होगा।
तो ये, और जबकि सरकार का अनुमान था कि हम 13 लाख टन तुअर खरीदेंगे। तो ये अभी हमें देखना है कि इसी तरह की तुअर में क्या, ये मसूर में क्या होता है और चने में क्या होता है, कि सरकार क्या सचमुच इतनी क्वांटिटी खरीद पाएगी क्या, या उनको इतनी क्वांटिटी मिल पाएगी क्या जी। क्योंकि जो एमएसपी है वो 67 रुपीज के पास है मसूर की, जबकि लैंडिंग जो अभी यहाँ पे जो मार्केट है 59-60 रुपीज है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ट्रेड जो है ऊंचे भाव में खरीदेगा। अभी जो मसूर के जो अराइवल है उसके जो भाव है मंडियों में 5500 जी, रुपये से क्या लेकर ट्रेड 6000 ऑलरेडी रुपये। खरीद चुका है? क्या ट्रेड ऑलरेडी ले चुका है यहाँ पर माल? आपको लगता है कि ट्रेड के पास है इनफ अगर दिसंबर से आवकें आ रही हैं? ट्रेड, हाँ, तुअर जो है जैसा मैंने बताया कि दिसंबर से आवक आ रही है, ट्रेड के पास ही माल है। तुअर के भाव अभी भी 3.5 महीने में शायद आवक चालू है, अभी भी एमएसपी के या तो आसपास कुछ मंडियों में या एमएसपी से नीचे बिक रही है, जबकि सरकार ने सिर्फ 1 लाख टन का प्रोक्योरमेंट किया है, लगभग 1 लाख टन का। तो तुअर की ये स्थिति है। मसूर में हमें देखना है, उसकी अराइवल शुरू हो गई है। मसूर मंडियों में भाव जो है 5500 से 6000 रुपए के हैं, जबकि हमारी एमएसपी है 6700। तो ये अगर सरकार इसको नहीं खरीदेगी तो किसानों को अपने उनको जो एमएसपी के नीचे फिर ट्रेड को बेचना पड़ेगा। जो भाव जो प्रिवेलिंग प्राइसेज है लगभग 6000 रुपये, तो उसके आसपास के किसानों को बेचना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि सरकार को ये बहुत अच्छा मौका है बफर क्रिएट करने के लिए, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खरीदना चाहिए। सरकार ने डायरेक्शन दिया है नेफेड को और एनसीसीएफ को, तो मैं समझता हूँ कि ये अभी हम आगे कुछ दिनों में देखेंगे कि जो सरकार ने डायरेक्शन दिया है इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, वो हमें कुछ दिनों में देखने में मालूम पड़ जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार का इंटेंशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दाल खरीदें, खासकर चना मसूर, क्योंकि जो लास्ट 2 सालों में हमने देखा है प्राइस जो है काफ़ी ऊपर चले गए थे। तो एक अच्छा जी। मौका है सरकार को कि बफर क्रिएट करे वो। बिमल जी, आप कहेंगे कि जो भी सारा कुछ यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है कि हम एटलीस्ट लोएस्ट प्राइसेस अपने पीछे छोड़ चुके हैं। जो भी सरकार की अब कोशिशें हैं, आएगा माल प्राइवेट लेगा, सरकार प्रोक्योर करेगी, क्या हम लोज हम पीछे छोड़ चुके हैं? क्या हम बॉटम बना चुके हैं प्राइसेस में? मैं समझता हूँ प्राइस काफी नीचे आ चुकी है। अब मैं इसमें नहीं समझता हूँ कि इनमें बहुत ज्यादा मंदी आएगी। देखिए कि जैसे कि चना मैंने बताया 4900 हो सकता है, 1 रुपया और इसमें कम हो जाए, 47-48 आ जाए, क्योंकि चने की अब अराइवल बढ़ेगी। लेकिन ज्यादा नीचे भाव आएंगे तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। लेकिन चने की डिमांड को येलो पीच जो आज 33-34 रुपये हो चुका है, जब से सरकार ने पॉलिसी अनाउंस की है कि 31 मई तक जो 38-39 येलो पीस बिक रहा था, वो उसके भाव 4-5 रुपए किलो की मंदी आ गई लास्ट 1 हफ्ते में। तो इससे ये इसका इफेक्ट चने पे हम जरूर देखेंगे, क्योंकि सस्ती जो येलो पीज है वो एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट है चने का। तो इससे हम जरूर देखेंगे, इससे भाव में जरूर इसके भाव के बढ़ने में इसमें बहुत बड़ी एक मुश्किल क्रिएट होगी, क्योंकि ये येलो पीच जो है एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है चने का। इसलिए हमने सरकार को ये रिकमेंड किया था कि आप चने में या तो आप येलो पीच पे या तो ड्यूटी लगाएं, ताकि उसका जो लैंडिंग कॉस्ट है, मिनिमम जो इंपोर्ट का लैंडिंग कॉस्ट है, वो चने के एमएसपी के आसपास हो। लेकिन सरकार ने ड्यूटी फ्री अलाउ किया है, इसलिए हम देख रहे हैं कि चने के भाव जो है मंडियों में काफी नीचे आ चुके हैं। और मैं समझता हूँ ये प्राइसेस मोर और लेस सभी दालों में बॉटम आउट हो चुके हैं। तो ये एक अच्छा मौका है सरकार को ये एमएसपी प्रोक्योर करने के लिए। लिए। पॉइंट टेकन। बिमल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे कहा गया कि प्राइसेस बहुत नीचे हैं, बॉटम के आसपास हैं, और 2-3 चीज़ें यहाँ पर सपोर्टिव हैं। ऑफकोर्स सरकार की प्रोक्योरमेंट सबसे बड़ी है, साथ ही साथ समर डिमांड आते आते भी यहाँ पर दालों की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, तो उसका भी एक फ़ायदा शायद हम यहाँ पर प्राइसेस में या ज़्यादा डिमांड में आता हुआ देखेंगे। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने एक्सपर्ट्स को अपने साथ, उनसे जानेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। हमारे साथ कार्यक्रम में अब प्रथमेश माल्या और अमित खरे बने हुए हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। प्रथमेश, आपसे पहले जानना चाहेंगे अब आपकी सेंस सोने पर क्या है? ऑल टाइम हाइज हम काफ़ी सारी करेंसीज एंड कंट्रीज में अब देख चुके हैं। आई थिंक मनीषा, यहाँ पे ट्रेड ऐसे बन रहा है कि यहाँ पे पैसा लगाए या फिर ना लगाए, बिकॉज ऑल टाइम हाइस पे है और यहाँ पे करेक्शन भी उम्मीद कर सकते हैं, बट मोमेंटम तो तेजी का ही है। तो मैं कॉन्ट्रा ट्रेंड नहीं लेना चाहूंगा, और पॉसिबिलिटी यही है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों भी प्राइसेस जो है उसका ट्रेंड जो है आगे भी ऐसे ही चलता रहे। अनसर्टेनिटी बढ़ती रहेगी तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस जो है ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। ट्रेड के लिए मेरे ख्याल से पॉसिबल है नेक्स्ट 88,500 गोल्ड में दिख सकता है। सिमिलरली सिल्वर में 1,03,000 का भाव दिख सकता है। बट यहाँ पे स्टॉप लॉसेस डिफाइन करने होंगे। बट यहाँ पे वोलेटिलिटी आपको एक काउंटर में दिख सकती है, वो है क्रूड और दूसरा नेचुरल गैस। तो अगर आप ट्रेड पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, अगर
अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं तो क्रूड और नेचुरल गैस, ये 2 काउंटर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। और नेचुरल गैस स्पेसिफिकली वोलेटाइल ज़्यादा है, तो जो लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी ट्रेड करना है, उनको ऑप्शंस के ज़रिए ट्रेड करना चाहिए। नेचुरल गैस में 360 का कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। ₹13 के प्रीमियम पे मिल रहा है ये। स्टॉप लॉस ₹9 का लगाएँ और टारगेट 23 का रखें। तो सोने और चांदी में ऑफकोर्स कॉशियस रहने की ज़रूरत है, लेकिन बेटर ट्रेड्स यहाँ पर एनर्जी एज अ बास्केट में निकलते हुए नजर आए हैं। अमित, चांदी में अब आप यहाँ पर क्या करने की राय देंगे, क्योंकि चांदी में हमने भारतीय बाजारों में ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे। ना सिर्फ वो, बल्कि चांदी प्रेशियस मेटल्स को आउट परफॉर्म कर रही है और 1 लाख के ऊपर भारतीय बाजारों में बनी हुई है। बिल्कुल मनीषा जी, प्राइजेस जो है 1 लाख के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन कर रहे हैं। काफी अच्छा मोमेंटम लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने सोने और चांदी में देखा है। एंट्री के लिहाज से देखा जाए तो मोमेंटम काफी बड़ा है, तो थोड़ी सी गिरावट पे खरीदारी की रणनीति अपनाना चाहिए। ट्रेंड के फेवर में ही जानी चाहिए। 1 लाख के आसपास इंट्राडे के लिहाज से खरीदारी करें। 1,01,200 रुपए का इंट्राडे का टारगेट रहेगा। वहीं पे 99,400 रुपए का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। तो खरीदारी की जानी चाहिए, लेकिन वो स्टॉप लॉस आप बिल्कुल भी ना नकारें, क्योंकि जिस तरह की वॉलेटिलिटी है और इवेंट है, न्यूज़ बेस्ड इन्फॉर्मेशन और मूवमेंट है, यहाँ पर उसका ध्यान रखना ज़रूरी होगा। मेटल्स आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे। और प्रथमेश, यहाँ पर क्या करने की राय है, बिकॉज एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमने फ्राइडे को यहाँ पर बनते हुए देखी। आज भी एशियन मार्केट्स की शुरुआत काफ़ी बेहतरीन हुई है। 900 के ऊपर कॉपर के प्राइसेस फिलहाल, यहाँ पर क्या करने की राय है? आई थिंक कॉपर काफी अच्छा कॉन्फिडेंस दे रहा है। काफी अच्छी रैली हुई है। अगर आप ₹800 का भाव से ₹900, ऑलमोस्ट ₹100 का रैली यहाँ पे बहुत अच्छे से और स्टेबिलिटी होकर आई है। लेकिन यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी एल्यूमिनियम में दिखाई दे रही है। ये 266 के पास ट्रेड हो रही है और नेक्स्ट पॉसिबल मोमेंटम इसमें 270 और 272 के लिए दे सकता है। तो जो बेस मेटल पैक में एक मेटल के फेवर में है, तो वो है एल्यूमिनियम, और दूसरा मेटल कॉपर में है। कॉपर में और मेरे ख्याल से 2 से 3% की रैली और दिखा दे सकती है। एल्यूमिनियम में नेक्स्ट भाव जो है वो 270 के लिए रह सकता है। ऑलराइट, तो तेजी यहाँ पर एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों ही मेटल्स में आती हुई नजर आ सकती है। बुलिशनेस यहाँ पर जारी है और हमने फंडामेंटल्स यहाँ पर इन सेंस ऑफ सप्लाई डिस्ट्रप्शंस भी मजबूत होते हुए देखे हैं। और दूसरी बात ऑफ कोर्स यहाँ पर टैरिफ्स को लेके है, जहाँ पर 25% टैरिफ्स एल्यूमिनियम और स्टील में लगाए जा चुके हैं और पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग है कि यही हम कॉपर में भी आता हुआ देखेंगे, तो उसका पूरा फायदा यहाँ पर मेटल्स उठाते हुए। अमित, एग्री कमोडिटीज़ की अब यहाँ पर अगर बात करें तो हल्दी को आपकी स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे, जहाँ पर 5% की मूव देखने को मिली है। ज्यादातर स्पाइसेस में तेजी है, कैसे देखते हैं आप इसे? हल्दी में जैसा कि हमने देखा 11,150 के आसपास के बॉटम बनाए और वहां से एक अच्छी रिकवरी प्राइसेस में देखने को मिली। भाव भी 12,400 के आसपास है। क्लोजिंग के आसपास मार्केट अभी चल रहा है, तो 12,200 के आसपास का अगर भाव मिलते हैं तो खरीदारी करके चलना चाहिए। एक रिकवरी दिखाई दे रही है 13,100 के टारगेट के लिए। नीचे में स्टॉप लॉस अगर रहेगा 11,700 रुपए का, तो हल्दी में खरीदारी करके चले। वहीं पे जीरे की अगर मैं बात करूँ तो जीरे का ओवरऑल ट्रेंड काफी नेगेटिव दिखाई दे रहा है। इसमें कहीं ना कहीं 21,600 के आसपास अप्रैल वाला जीरे में एक बिकवाली का ट्रेड ट्रेडर्स को लेके चलना चाहिए। 22,200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 20,400 तक के टारगेट जीरे में देखने को मिल सकते हैं। तो हल्दी में खरीदारी और जीरे में बिकवाली की रणनीति रहेगी। ऑलराइट, तो ये स्पाइसेस का ट्रेड है जी। अमित, साथ ही साथ अगर आपने डॉलर इंडेक्स का यहाँ पर चार्ट देखा है तो यहाँ पर क्या सेंस है, क्योंकि ऑलमोस्ट 110 से अब 103 तक के लेवल्स यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। डॉलर इंडेक्स में एक अच्छा जो है करेक्शन 110 के आसपास से देखने को मिला। अभी करंट भाव 103.15 के आसपास है। मेरे को लग रहा है अभी ये $1 के आसपास और करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे सोने चांदी में एक अच्छी और तेजी आगे जारी रहेगी। 102, 101.50 ये इसके सपोर्ट हो सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो करंट भाव पे एक जो है बिकवाली का ट्रेड जो डॉलर इंडेक्स में करते हैं वो कर सकते हैं। 102 से लेके 101.50 तक के जो है लक्ष्य इसमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। प्रथमेश, साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट रुपए पे कैसा आता हुआ देखते हैं, क्योंकि ऑल टाइम लो से रुपए में सुधार तो है, लेकिन अब यहाँ से क्या? आई थिंक आप रुपया धीरे 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 करके डेप्रिसिएशन के बायस की तरफ ही बढ़ रहा है और 86.80 फिलहाल दिख रहा है आपको स्पॉट। मेरे ख्याल से अगर डॉलर इंडेक्स में वीकनेस रहती है तो रुपये को थोड़ा सा फेवर मिल सकता है और वही स्टेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो 86 के भाव पे आपका थोड़ा स्टेबलाइज होते हुए दिख सकता है। बट डॉलर रुपये का जो इक्वेशन है वो बायस जो है डेप्रिसिएशन की तरफ ही है। ये जस्ट हल्का फुल्का मेरे ख्याल से डॉलर इंडेक्स में मूवमेंट के कारण रुपये आपको पॉसिबिलिटी 86 की तरफ जाते हुए दिख सकता है। तो कुछ एप्रिसिएशन यहाँ पर रुपए में देखने को मिल सकता है वर्सेस डॉलर। सुधार यहाँ पर हमने लगातार बनता हुआ देखा भी है। वेल, आपको याद भी दिला दें कि आज 17 मार्च है और 18 और 19 को यूएस फेड की मीटिंग है।
यहाँ से क्या निकल के आएगा इन सेंस ऑफ गाइडेंस, स्टेटमेंट, लैंग्वेज, उसी को पूरा बाजार यहाँ पर रिएक्ट करता हुआ दिखेगा भी, वेदर वो करेंसीज है या फिर कमोडिटीज़, तो उसके ऊपर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। प्रथमेश, अमित, आप दोनों का ही शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।